चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। JIGL इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर चल रहा था, वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक्स इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक्सटर्नल एड्स और अदर टर्म्स हमने देखे थे। उनमें से किसी में कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना? क्लियर है वो सारे टॉपिक्स? चलो अभी चैप्टर में जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो कवर करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। सबसे पहले पेज पे ना एक कैसस ओमिसस रूल करके है, वो डिस्कस करना बाकी है। अब ऑर्डर में देखते जाते हैं, जो पेंडिंग पॉइंट्स है वो सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स ही हैं, तो कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो बोला है ना कैसस ओमिसस रूल, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात हुई है, आपको रिलेट हो भी जाएगा। कैसस ओमिसस का मतलब है ओमिटेड केस या ओमिटेड टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपको ऐसा बताया था कि लॉ में कुछ भी अगर लिखा है तो उसका अपना कुछ इंपॉर्टेंस है, अननेसेसरी वर्ड्स नहीं होते, और जो नहीं लिखा है उसको हमें अज्यूम नहीं करना है। तो वही पॉइंट पे यहाँ पे इस रूल में बात की है। लैंग्वेज से टैली करवा देता हूँ। दिस रूल इज अ सिचुएशन ओमिटेड फ्रॉम और नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय द स्टैच्यू or regulation and therefore governed by the common law. The two basic rules for interpretation are every word in a statute is to be given a meaning and the court cannot read anything into a statute or rewrite a provision which is unambiguous. मतलब जो लिखा है unambiguous का मतलब जिसमें कोई confusion नहीं, which is clear, तो कोर्ट उसमें अपने मन से कोई चेंजेस नहीं कर सकता, और जो नहीं लिखा है उसको अज्यूम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर लॉ किसी चीज पे साइलेंट है, मतलब देखो लॉज सारे ह्यूमन मेड है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि एक एक्ट बन गया तो 100% कंप्लीट होगा या उसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे, कुछ चीजें मिसिंग भी रह जा सकती है, ऐसा होता है। तो अगर ऐसे पॉइंट्स अगर कोर्ट के सामने आते हैं जो लॉ में जिसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो फिर सॉल्यूशन कैसे देंगे उसका? तो कोर्ट उसमें कोई जजमेंट देगा या नहीं देगा? जजमेंट देना ही पड़ेगा। तो फिर वो क्या बन जाएगा? जजमेंट लॉ। तो ऐसा भी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो दैट इज कैसस ओमिसस रूल, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्रेम देख लेना बस, ये हिले नहीं बस। ठीक है, तो कैसस ओमिसस रूल में सिंपल आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि कुछ लिखा नहीं हो तो अज्यूम नहीं करना है, जो लिखा है उसको इग्नोर नहीं करना है, और अगर कहीं पे कोई चीज लॉ में साइलेंट है, मेंशन नहीं है, तो जज या कोर्ट अपनी तरफ से डिसीजन दे सकते हैं। बट जब लॉ में प्रॉपरली कुछ लिखा हुआ हो तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर उनको डिसीजन वैसे ही देना पड़ेगा जैसा लिखा हुआ है। डन, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप देखना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन क्लॉज। सिंपली डेफिनेशंस की बात यहाँ पे हो रही है। दो टाइप की डेफिनेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एग्जॉस्टिव और दूसरा इंक्लूसिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव में डिफरेंस क्या है वो समझ लो आप। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन वो है जहाँ पे उसका मीनिंग एक्सप्लेन किया होगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा उसमें क्या मीनिंग होता है, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। इंक्लूसिव डेफिनेशन की लैंग्वेज का एक फॉर्मेट फिक्स है, मतलब वो वर्ड को समझाते नहीं है, सीधा शुरू ऐसे करते हैं, दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जो कंपनी लॉ में डेफिनेशन आती है डिपॉजिट्स को लेके, जो आगे के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, तो डिपॉजिट को डिफाइन नहीं किया, सीधा शुरू ऐसे किया कि एज पर द गिवन सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिपॉजिट इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स करके लिस्ट देना शुरू कर दिया कि ये सब चीजें डिपॉजिट होती है और ये नहीं होती, बट डिपॉजिट का कोई मीनिंग उन्होंने वहां पे कन्वे नहीं किया। तो इस टाइप की डेफिनेशंस को अपने इंक्लूसिव डेफिनेशंस बोला जाता है, जहां पे सिर्फ ये बताते हैं क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता। और एक दूसरा तरीका डिफाइन करने का जो अपन समझते हैं कि जहाँ किसी चीज का कंसेप्ट समझाया हो, तो दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो ये दो कैटेगरीज यहाँ पे रहती है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। देखो आप लास्ट में देखोगे एग्जांपल नंबर 2, उसमें एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है और एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। एग्जॉस्टिव वाली अभी कंपनी लॉ में डिस्कस किया, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। उसमें बोला इट मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड बाय मेकिंग रेगुलेशंस इन दिस बिहाफ। तो देखो मीनिंग समझाया कि भाई एवरेज प्रोस्पेक्टस होता क्या है, तो इट इज अ मेमोरेंडम विच कंटेन्स सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। तो आपको मतलब समझा रहे। दूसरी डेफिनेशन देखो, इनकम टैक्स एक्ट में डॉक्यूमेंट्स को कैसे डिफाइन किया, तो डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इंक्लूड्स सीधा ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसमें इंक्लूड होता है, बट डॉक्यूमेंट क्या होता है, व्हाट इट मीन्स, वैसा कुछ नहीं समझाया। तो वो लिखने का फर्क है, और इंटरप्रिटेशन में हमें उसको वैसे यूज करना है। तो ऐसी और भी डेफिनेशंस आती रहेंगी तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बोलो कंसेप्ट क्लियर, कैसे इसमें डिफरेंशिएट करना है। इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक हमने देखा था, जो हो चुका है उसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्टली आपको पेज 69 पे आना पड़ेगा।
रीडिंग अ बेयर एक्ट एंड साइटेशन ऑफ केसेस, वो टॉपिक से बाकी है तो वहां से देख लेते हैं। देखो बेयर एक्ट को रीड करना क्या होता है, ये मैंने आपको कल एग्जांपल दे ही दिया। जो कंपनी लॉ की पीडीएफ हम देख रहे थे वो बेयर एक्ट थी, तो उसकी लैंग्वेज कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसा है, वो थोड़ा बहुत आपने देखा। फिर जैसे आगे पढ़ते जाएंगे और उसमें भी आपको रेफरेंसेस मिलते जाएंगे। तो इसमें हम वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं जा रहे, क्योंकि कल मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिया ही है। तो सिर्फ आपको इसकी थियरी को रीड आउट करके उस चीज से मैच करना है। तो वो पहले आपका टास्क है, फिर लैंग्वेज के डाउट्स में करवाऊंगा, वैसा है। तो आप इसको टिक करके रख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है साइटेशन ऑफ केसेस, ये कुछ नया है आपके लिए। साइटेशन ऑफ केसेस का मतलब है रेफरेंस देना। अब अपने कभी कोर्ट में अगर आर्ग्यूमेंट सुनते हैं ना, तो लॉयर्स वैसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि बोले सर 2015 में हैदराबाद के इस कोर्ट ने इस केस में ऐसा फैसला सुनाया था और सिमिलर सिचुएशन थी, तो मैं उस केस को रेफर करके अपने क्लाइंट को यहाँ पे डिफेंड कर रहा हूँ या उसके लिए जस्टिस मांग रहा हूँ। तो दैट इज साइटिंग अ केस जो पास्ट में हो चुका है, उसका रेफरेंस दे रहे हैं कोर्ट को। अच्छा, जजेस वो चीज़ को नोट करते हैं कि भाई आप कौन से केस का रेफरेंस दे रहे हो, हम नोट कर लेते हैं। तो उसको हम एक बार रेफर भी करेंगे कि जो आप बोल रहे हो वो कितना मैच हो रहा है कितना नहीं, उसके बेसिस पे फिर हम अपना जजमेंट देंगे। बट इस तरीके से केसेस को रेफर किया जा सकता है, दैट इज ऑब्वियस, और वो अलाउड है। अच्छा, इसमें बहुत सारी जर्नल्स या जो रिपोर्ट्स होती है जहाँ पे केसेस के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। हाँ, यहाँ पे रख देना, चलेगा। तो यहाँ पे जो केसेस की बात हो रही है ना, वो आपको कुछ रिकॉर्ड्स के फॉर्म में मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार लॉयर्स का अभी कहीं इंटरव्यू चल रहा हो, कोई फोटो वोटो उनके ऑफिस में आया हो, तो पीछे ना बहुत सारी बुक्स पड़ी होती है। देखा है कभी ऐसा? गोल्डन कलर के थोड़ा, और मोटी मोटी बुक्स होती है, पूरा शेल्फ भरा हुआ होता है। आपने देख के सोच रहे होते बोले इतनी सारी बुक्स का क्या करते होंगे, सेम ही बुक्स है सारी, या मतलब दिखाने के लिए रखी है या कुछ अलग अलग है? तो एक्चुअली में ना उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं। आपने अभी तक हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के इंडिया में जितने भी केसेस हो चुके हैं, आपको उसमें से कोई भी केस पूरा रेफर करना हो तो उसका ना वॉल्यूम अवेलेबल है। आप वो रिकॉर्ड्स में जाके, ईयर वाइज वॉल्यूम होती है, हाई कोर्ट्स की अलग आती है, सुप्रीम कोर्ट की अलग होती है। तो 1952 का कोई सुप्रीम कोर्ट का केस होगा तो उस साल की वो रिकॉर्ड बुक में आपको मिल जाएगा। तो आप वो केस के नाम के साथ सर्च करके, पूरा डिटेल्ड होता है कि एग्जैक्टली उस केस में क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्या चीजें हुई, कौन से सेक्शन यूज हुए, आउटकम क्या आया, किस पे क्या पेनल्टी लगाई, जज ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, कंक्लूजन कैसे हुआ, सब कुछ लिखा होता है। तो वो केसेस लॉयर्स अपने रेफरेंस के लिए यूज करते हैं जब उनके पास उनके कोई क्लाइंट का केस आता है। और यही सारी बात यहाँ पे रिसर्च वाली है, यही सब बात यहाँ पे है रिसर्च वाली, एक्सपीरियंस वाली, ठीक है। कि वो एक्सपीरियंस ही उनका काम आता है जब किसी क्लाइंट का केस लड़ना है, कि इतने तो हजारों लाखों केस होंगे, तो कौन सा वाला रिफर करना है, किसमें से क्या हुआ होगा क्या नहीं, क्या अपने काम आ सकता है, उसी की वो फीस चार्ज कर रहे हैं अल्टीमेटली, और कुछ नहीं। तो ये वॉल्यूम्स और रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनके कुछ नाम यहाँ पे दे रखे हैं। ऑल इंडिया रिपोर्टर जैसे बोला है, सुप्रीम कोर्ट केसेस बोला, सुप्रीम कोर्ट जर्नल बोल दिया, डेली लॉ टाइम्स करके बोला हुआ है। अपने जो केस लॉज 20-20 में नहीं आ रहे थे बॉक्स में, उसमें आप देखना उनका जो केस का नाम लिखा होता है ना पार्टीज का, उसके बाजू में ना ये सब टर्म्स दिखते हैं आपको, AIR, SCC, SCJ। तो वो कोड वर्ड होता है, अपने वो समझ में नहीं आता कि क्या एग्जैक्टली वो इन रिकॉर्ड्स का नाम है। तो जहाँ AIR लिखा है दैट मीन्स ये ऑल इंडिया रिपोर्टर, तो उसमें वो वॉल्यूम नंबर, बुक नंबर ऐसा भी कितनी बार कोट किया होता है। तो वो आप ढूंढ के ना वो केस का रेफरेंस वहां से ले सकते हो, ये एक उसका एडवांटेज है वैसा है। दैट इज रिलेटेड टू साइटेशन ऑफ अ केस, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ मे एंड शल, सब टेक्निकल बातें हो रही है, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। अब ये इंग्लिश में अपने वर्ड्स यूज करते हैं, मे और शल, दोनों में कुछ फर्क है? कब कौन सा यूज होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? शैल मतलब मैंडेटरी होगा ही, करना ही पड़ेगा। शल मतलब आपको फॉलो करना है, और मे का मतलब शायद करो या ना करो, यू मे और यू मे नॉट, बट यू शैल डू इट, मतलब करना ही पड़ेगा, वैसा हो गया। तो टेक्निकली डिफरेंस यही है। इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और सेक्शन में बहुत बार ये वर्ड्स यूज होते हैं, तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, वैसे बोला है। बट इसमें भी थोड़ा पंगा है, प्रोविजो में मिलेगा आपको। पहले ऐसा बोल दिया कि शल मतलब मैंडेटरी और मे मतलब परमिसिव और डिस्क्रिशनरी। फिर देखो हाउएवर करके क्या बोल रहे हैं, दिस रूल कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल द सिचुएशंस व्हाइल इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यू। देयर आर मेनी केसेस वेयर शल इज यूज्ड इवन इफ द नेचर ऑफ द प्रोविजन इज परमिसिव और डिस्क्रिशनरी, एंड मे इज यूज्ड व्हेन द नेचर ऑफ द प्रोविजन इज मैंडेटरी। तो सीधा लिख दो ना यार, जब तुमने खुद डिसाइड कर लिया कि मे का मतलब ऑप्शनल, शल का मतलब मैंडेटरी, तो फिक्स रखो। तो जहां मैंडेटरी वाली बात है तो शल ही लिखो ना, मे लिख के बोलते हो कि यहाँ पे मैंडेटरी हो भी सकता है।
शल लिख के बोलते हो कि डिस्क्रिशनरी है, तो कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मतलब मैं वो वर्ड पढ़ के क्या इंटरप्रेट करूँ, वो तो फिर मेरे ऊपर हो गया, क्योंकि आपने तो खुद ही बोल दिया कि एक वर्ड का दूसरा मतलब भी हो सकता है और दूसरे वर्ड का पहला मतलब भी हो सकता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज से जो मेरी पर्सनली चिढ़ है ना, उसका रीजन यही है कि इनके खुद के रूल्स है ही नहीं, इन्होंने कुछ बना के दे तो दिया है, अब वो क्या है कैसा है वो आप समझ लो, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। अगर इतना क्लियर है कि मे और शल में क्या डिफरेंस है तो ये नहीं होना चाहिए था। बट जब हाउएवर करके लिख रहे हैं ना, तो ये खुद ही बता रहे हैं कि हमारी भाषा की जो फाउंडेशन है वो इतनी वीक है कि कुछ भी कहीं भी जा सकता है। ये आपके सामने है, ठीक है। अब जब आप पढ़ोगे मे या शल, फिर आपके माइंड में डाउट, बोले शल का मतलब बोला तो मैंडेटरी था, बट फिर पीछे लिखा था कि शल का मतलब जो ऑप्शनल भी हो सकता है। अब मैं मैंडेटरी मानूं कि ऑप्शनल? अब ऐसे तो एज अ लॉयर मैं कोर्ट में अपने फायदे के लिए यूज करूंगा, जहां मेरा फायदा मैंडेटरी में होगा बोलूंगा नहीं तो मैंडेटरी होता है, फिर जहां मेरा फायदा ऑप्शनल में होगा मैं प्रोविजो दिखा दूंगा, तो जज भी सोचेगा करना क्या है। तो इस वजह से अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस होती है, बट इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर है, अपने कुछ कर नहीं सकते। अपनी इंडियन लैंग्वेजेस में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, कितना भी आप पढ़ के देख लो ना, हिंदी में ना गुजराती में ना और कोई लोकल लैंग्वेज में, अपनी ग्रामर फिक्स है, वर्ड का मीनिंग फिक्स है, कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। वो मात्राएं भी यूज करते हैं ना, जहाँ बड़ी की मात्रा लगती है बड़ी ही लगती है, वह ऐसा नहीं लिखता हाउ एवर वहां छोटी भी लग सकती है ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा, इनका कोई भरोसा नहीं है। मतलब एक तो कॉपी किया अपनी लैंग्वेजेस से और वो भी ढंग से नहीं किया, और फिर फॉलो भी यही करना पड़ रहा है, तो और कंफ्यूजिंग है। ठीक है, जो भी है ऐसा ही है। अब देखो आपके सामने है, मैं भी क्या कर सकता हूँ, तो अपने वही मान के चलते हैं जो जनरल प्रोविजन है। फिर कभी आप कहीं लॉयर वॉयर बन गए, आर्ग्यूमेंट कर रहे होगे, इंटरप्रिटेशन कर रहे होगे, तो ये सब चीजें आपको परेशान करेंगे, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, यूज ऑफ एंड और, ये अपनी बात हो चुकी है। एंड और में जो डिफरेंस है कि एंड में आपको सारी कंडीशन फुलफिल करनी है, और वाले में आपके पास ऑप्शन रहता है। तो इसमें भी तो नहीं बोल दिया ऐसा कि और का मतलब एंड भी हो सकता है? अरे देखो है थर्ड पॉइंट में कुछ दिख तो रहा है, if a series of items lays down stipulations or conditions, all of them must be complied with if they are connected by and, but sometimes पढ़ने में डर लग रहा है it may be required to be read and in place of or and vice versa। ये भगवान ठीक, मतलब पूरा घुमा के छोड़ दिया, जो करना है करो, वैसे ही कोई नहीं, अपने जनरल मीनिंग पे रहते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजो। देखो ये बात मैंने कल समझाई है, मैं आपको पहले ये इंटरप्रिटेशन के लिए दे रहा हूँ। प्रोविजो का मतलब कल अच्छे से देख लिया था, आप ये आंसर टिक कर लो एज अ होमवर्क, आप खुद पढ़ के आओ, पॉइंट्स में कहाँ कंफ्यूजन है, क्या नहीं समझ आ रहा, लेके आओ, वापस डिस्कस करेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो तो सही कितने पॉइंट्स रिलेट होते हैं इसमें से और कितने नहीं होते। एक ही चीज को बार बार लिखा है अलग अलग तरीके से, तो आपका ना वोकेबुलरी डेवलप होने वाली है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ट्राई करके आओ। नेक्स्ट है डीमिंग प्रोविजन। डीमिंग वर्ड बहुत बार आता है, डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा। और अभी अगर आपको होल्डिंग सब्सिडरी वाला ध्यान हो, प्राइवेट पब्लिक, तो उसमें पॉइंट आया था कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर प्राइवेट कंपनी है, इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा, ये एग्जैक्टली उसका एग्जांपल होगा, ठीक है, डीमिंग प्रोविजन। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल प्रोविजन एंड स्पेशल, ये भी बात हो गई है। अगर जनरल और स्पेशल प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ओवरराइड कौन सा करेगा? स्पेशल। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टैट्यूटरी कंपनी रजिस्टर्ड वाले में, कि एलआईसी को लेके अगर कोई कंफ्यूजन है तो एलआईसी एक्ट पहले प्रायोरिटी पे रहेगा और कंपनीज एक्ट सेकेंडरी, क्योंकि वो जनरल है। एग्जैक्टली ये पॉइंट है, ठीक। सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। ओके, सोशली बेनिफिशियल, अब कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कोई रूल का इंटरप्रिटेशन करना। देख लेते हैं, इसमें कुछ लैटिन वर्ड्स भी हैं, उसका मीनिंग भी लिखवा देता हूँ। हाँ, वो जो पॉइंट्स है वो मिस्चिफ वाले ही है जो स्टार्टिंग में आपको दे रखे हैं। आगे की स्टोरी देख लेते हैं फिर। आफ्टर डिसर्निंग द ऑफिस ऑफ ऑल द जजेस इज ऑलवेज टू मेक सच कंस्ट्रक्शन एज शल सप्रेस द मिस्चिफ एंड एडवांस द रेमेडी। उसी पॉइंट पे जा रहा है। एंड टू सप्रेस द सटल इन्वेंशंस एंड इवेजन्स फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ द मिस्चिफ एंड द प्रो प्राइवेटो कोमोडो एंड टू एड द फोर्स एंड लाइफ टू द क्योर एंड रेमेडी अकॉर्डिंग टू द ट्रू इंटेंट ऑफ द मेकर्स ऑफ द स्टैच्यू प्रो बोनो पब्लिको। ये दो टर्म्स है, दोनों का मीनिंग लिख लो। फर्स्ट जो है प्रो प्राइवेटो, उसका मतलब है फॉर प्राइवेट कन्वीनियंस, ट्रांसलेशन है फॉर प्राइवेट कन्वीनियंस। और जो दूसरा है ना प्रो बोनो पब्लिको, दैट मीन्स मी फॉर द पब्लिक गुड। बोनो मतलब बोनोफाइड गुड, और पब्लिको मतलब पब्लिक, फॉर द पब्लिक गुड। तो सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ऐसा इंटरप्रिटेशन जिससे पब्लिक की भलाई होती हो, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, और सिर्फ किसी प्राइवेट पर्सन की कन्वीनियंस का आपको नहीं सोचना चाहिए। तो ऑब्वियसली
एक इंसान की भलाई सोचनी है और 100 की सोचनी है, आप 100 की पहले सोचोगे ना, तो इंटरप्रिटेशन वैसा करोगे जिससे पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो। किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए वैसा इंटरप्रिटेशन करना जिससे मास पब्लिक का नुकसान हो जाए, वो सही नहीं। तो इस सेंस में यहाँ पे सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन इसको बोला जा रहा है। अब एक बार ये लॉजिक मिल गया आपको, तो बाकी की चीजें उससे अपने आप लिंक हो जाएंगी। वैसा आगे भी वही समझाया, इन कंस्ट्रूइंग द सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन द कोर्ट शैल अडॉप्ट a beneficial rule of construction, and in any event that construction should be preferred which fulfills the policy of the legislation। तो जो कानून के हिसाब से हो, जिससे सबकी भलाई हो, समाज का फायदा होता हो, वैसा इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। सिंपल टॉपिक, बाकी आप एक बार रीड करके कंप्लीट कर सकते हो, डाउट्स में अपने उसको डिस्कस करेंगे। तो वो पढ़ के आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, डाउट्स आएंगे तो मैं करवाऊंगा, उसके लिए कभी मना नहीं। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ फिस्कल एंड टैक्सिंग स्टैट्यूज। अलग अलग कैटेगरी, फिस्कल और टैक्सिंग स्टैट्यूज मतलब जो टैक्सेशन के प्रोविजंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बोला है कि वहां पे ना स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का रूल अप्लाई होना चाहिए। अब स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था कि जो जैसा लिखा है वैसा ही फॉलो होगा। तो जहाँ टैक्सेशन का कानून होता है ना, वहां पे बोला फिस्कल वही फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन, तो वहां पे ना स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का रूल फॉलो होना चाहिए। वो आपको ध्यान रखना है। एक टैक्सेशन में एक पॉइंट था, मतलब अभी वो चेंज हो गया, बट इसमें एक एग्जांपल चाहिए तो मैं वो दे सकता हूँ। कैपिटल गेन करके एक टैक्सेशन में पॉइंट आता है। कैपिटल गेन में सिंपल मतलब ये है कि आप कोई अपनी असेट सेल ऑफ करते हो, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, गोल्ड है, ये सब अगर आप बेचते हो तो उसमें आपको ना हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा मिलता है। तो जो ऊपर का प्रॉफिट है ना, दैट इज टैक्सेबल एज कैपिटल गेन, कैपिटल असेट बोला जाता है। अब वो कैपिटल गेन का जो टैक्स है उससे बचने के लिए आपके पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी बेची, प्रॉफिट हुआ, दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लो, तो आमने सामने वो टैक्स माइनस हो जाता है। तो ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। अब उसमें एक सेक्शन है 54 की सीरीज में इनकम टैक्स एक्ट में, वहां पे उन्होंने एक ऑप्शन ये दिया हुआ है कि अगर आप कोई असेट बेचते हो जिससे कैपिटल गेन होता है और सामने आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज करनी, तो आप है ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर दो और 3 साल के लिए उसको लॉक इन कर दो, तो उतना आपका टैक्स बच जाएगा। अब उसमें जो सेक्शन की लैंग्वेज थी उसमें उन्होंने ऐसा लिखा था कि एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 50 लाख रुपए ही आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी आपका गेन अराइज हुआ उसमें से एक फाइनेंशियल ईयर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में तो अपने 50-50 लाख 2 बार भी कर सकते हैं। लिखा यह था वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, या 50 लाख रुपीज का आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो उसका इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा था कि एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख एक बार, लेकिन अदरवाइज 2 फाइनेंशियल ईयर में तो मैं 2 बार भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब कैलकुलेशन कैसे बैठ रहा था, उसको इंटरप्रेट ऐसे किया गया, बोला अगर किसी ने दिसंबर के मंथ में, मान लो दिसंबर 23 में कोई असेट है उसको सेल किया, असेट को सेल करके जो उसकी सेल वैल्यू आई उसमें उसका अच्छा खासा कैपिटल गेन हो रहा है। अब वो क्या करेगा, मार्च 2024 आने से पहले, ठीक है, 50 लाख रुपए के बॉन्ड ले लिए उसने, जो भी बॉन्ड्स अलाउ किए उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और फिर है ना अप्रैल में और 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, उसमें ऐसा बोला था कि जिस दिन आप असेट बेचते हो उसके 6 मंथ्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, बट एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 50 लाख ही। ऐसा नहीं बोला था कि एक ही बार इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा बोला था कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 50 लाख रुपए का मैक्सिमम एग्जेम्पशन ले सकते हो और एक साल में एक ही बार इन्वेस्ट कर सकते हो इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो किसी ने क्या किया, यहाँ पे उसका कैपिटल गेन हुआ, उसके पास 6 महीने का टाइम था, मतलब मई जून तक, तो मार्च से पहले 50 लाख के बॉन्ड खरीद लिए, मार्च के बाद 50 लाख के बॉन्ड। अब बोलो सेक्शन में क्या लिखा है, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम 50 लाख एंड टोटल 6 मंथ्स में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करो। मैंने कर दी 2 बार इन्वेस्टमेंट, बोलो अब ये इलीगल कैसे है। अब लॉ मेकर का इंटेंशन तो 50 लाख का एग्जेम्पशन देने का ही था, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको 1 करोड़ बना दिया ये प्रोविजन करके। अब ये ड्राफ्टिंग में मिस्टेक है, बट जो लिखा है अब वो इंटरप्रेट वर्ड टू वर्ड होगा। ये कुछ टाइम तक चला, लोगों ने बेनिफिट लिया, गवर्नमेंट को पता चला कि ये तो मिसयूज हो रहा है, हमारा इंटेंशन ये नहीं था। बाद में अमेंडमेंट करके उन्होंने चेंज कर दिया, बोला टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड 50 लाख रुपीज ओनली, इन टोटल लिख दिया, वो फाइनेंशियल ईयर हटा दिया। पहले लिखा था पर फाइनेंशियल ईयर, तो उन्होंने वो सोच के लिखा होगा कि एक साल में आप 50 लाख का फायदा ले सकते हो, बट इस सिचुएशन में वो 2 बार फायदा हो रहा है, वो चीज उनको तब रियलाइज नहीं हुई थी कि लोग ऐसा करेंगे, तो बाद में प्रोविजन को अमेंड कर दिया, बट तब तक तो लोगों ने फायदा लिया और लीगली उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिखा है उसका ट्रांसलेशन यही होता है, आप देख लो। तो टैक्सेशन में उन्होंने बोला कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जो है फॉलो होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टैच्यू, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब इसमें ऐसा है ना, सुपीरियोरिटी की बात है। स्टैच्यू पार्लियामेंट में बना है, सबसे सुपीरियर है, उसके बाद आते हैं रूल्स, उसके बाद आते हैं रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन को अथॉरिटी बनाती है, लेकिन स्टैच्यूटरी लॉज जो है वो पार्लियामेंट में बनते हैं, और रूल्स उसके बाद मिनिस्ट्री बनाती है। तो सबसे ज्यादा सुपीरियर हमेशा स्टैच्यू।
उसके बाद रूल्स और उसके बाद रेगुलेशन, ये फिक्स है। फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सटेंशियल कंप्लायंस, छोटा सा पॉइंट है ये भी। द रूल दैट इफ अ गुड फेथ अटेम्प्ट टू परफॉर्म डज नॉट प्रिसाइजली मीट द टर्म्स ऑफ एन अग्रीमेंट or requirement statutory, the performance will still be considered complete if the essential purpose is accomplished, subject to a claim for damages for the shortfall. इसको रिलेट करते हैं कि आप एक बार सेंटेंस वापस पढ़ लो तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, रीड किया। अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। इसमें ऐसा बोला है कि आपने किसी को कोई काम करने के लिए दिया, उसने बेचारे ने पूरी मेहनत करके अच्छे से काम किया, मेहनत पूरी की, एफर्ट किया, आपको दिख भी रहा है और ऑलमोस्ट काम अच्छा भी हुआ है। थोड़ा बहुत फिनिशिंग एरर, जैसे कोई फर्नीचर का काम हो सकता है, कुछ हो सकता है, थोड़ा फिनिशिंग का एरर है जो एकदम एक्यूरेट नहीं हुआ, लेकिन दिख रहा है कि यार उसने एफर्ट पूरा किया और मेजरली अपना काम हो गया, थोड़ा बहुत फिनिशिंग इशू आ गया। अब इस चीज़ के लिए अपन पूरे काम को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है कि यार चल जो तूने कर दिया वो ठीक है। अच्छा, अगर वैसा नहीं लुक आया जैसा अपने को चाहिए था तो थोड़ा बहुत या तो अपन उसे डिस्काउंट मांग सकते हैं, वैसे कॉम्पनसेट कर दे, लेकिन जो बना के दिया है वो ठीक है, वो काम आ जाएगा। तो उस टाइप की जो सिचुएशन है उसको अपने क्या बोलेंगे, जैसे सब्सटेंशियल कंप्लायंस, मतलब सब्सटेंशियली मतलब मेजरली मैंने आपका काम कर दिया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है जो चल जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब ये कोई फर्नीचर में हो सकता है, कोई और गुड्स हो जो आपने ऑर्डर पे बनवाए हो उसमें हो सकता है, गारमेंट्स में या कपड़ों में हो सकता है जो आपने स्टिच कराए हो। तो कितनी बार होता है 100, अब टेलर का काम है, अब उसमें कैसा होता है वो बनाने वाले पे भी डिपेंड करता है, कितनी बार एकदम एक्यूरेसी आती है, उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आ जाती है। कभी ऐसा होता है थोड़ा सा माइनर वेरिएशन आता है, अब वो माइनर वेरिएशन के लिए आप क्या करोगे, उसका पूरा पेमेंट ही नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा वेरिएशन हो, जो डिजाइन बताया था उससे बिल्कुल ही अलग है, फिर आप क्या बोलोगे, बोले क्या बोला था क्या बनाया, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, अब इसके पैसे नहीं देंगे। बट अगर मैच कर रहा है बट थोड़ा बहुत फिनिशिंग का या फिटिंग का इशू है तो कहीं अपने को भी बहुत बार चलाना पड़ता है कि चल ठीक है, फिर वो बोल देता है कि चलो थोड़ा काम 19-20 हुआ, आप कुछ पैसे कम दे देना, लेकिन जो है वो तो आपका काम चल ही जाएगा, कोई नुकसान नहीं, तो अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ सब्सटेंशियल कंप्लायंस, कि जितना उसको बोला था करने के लिए, समझो 90% 95% उसने चीजें कर दी है, थोड़ा बहुत अब रह गया है तो इट इज ओके, वो चल जाएगा वैसा। तो ये कंडीशन है, बोला ना डैमेजेस फॉर द शॉर्टफॉल, जो नुकसान हुआ गया उसके लिए वो आपको डैमेजेस पे करने को रेडी भी है या डिस्काउंट देने को रेडी है, चल जाएगा। इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये वही बात है कि जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो किसी को करने के लिए अपने कैसे कंपेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो कोई अग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होता। अच्छा, इसमें कितनी बार ना 1-to-1 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बाद में फुलफिल करना पॉसिबल ना हो। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई पेंटर है, आपने पेंटर को बोला कि मुझे मेरा पोर्ट्रेट बनवाना है, मैं सामने बैठूंगा, मेरी पेंटिंग बना के देना। ठीक है, तो आपका ऐसा कुछ शौक था, आपने उसको हायर कर लिया, उसको पैसे दे दिए, उसने बोला मैं बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अग्रीमेंट जो भी है कर लो, पेमेंट दे दो। अब है ना, पेंटिंग बनाने से पहले उसकी डेथ हो गई, अब क्या करोगे? अब आप उसके फैमिली मेंबर्स को क्लेम कर रहे हो, भाई हमें तो किसी भी हाल में पेंटिंग चाहिए, आप उसकी वाइफ को बोल रहे हो कि तू बना दे, वो मुझे नहीं पता। बोले यार वो उसका काम था, अब वो आर्टिस्ट है, उसको जो आता है मेरे को थोड़ी आता है। बोले नहीं नहीं, बना के देनी पड़ेगी। बोले मैं बना के दे तो दूंगी, फिर जैसी बनेगी आपको लेनी पड़ेगी, चलेगा? आप सोच लो, नहीं पॉसिबल है ना। आप उस पर, आपने उसकी फैमिली पे कोर्ट केस कर दिया कि नहीं नहीं पेंटिंग तो बना के देनी पड़ेगी, तो कोर्ट क्या जजमेंट देगा? बोलेगा उसके फैमिली मेंबर्स को क्या तुमको जो आता है मिल बांट के बना दो, लेकिन बना के देनी तो पड़ेगी। इम्पॉसिबिलिटी, प्रैक्टिकली जो चीज पॉसिबल नहीं हो कैसे हो सकती है? तो ये डॉक्ट्राइन है यहाँ पे, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोर्ट कभी ऐसा जजमेंट नहीं देगा जो डिसीजन या मतलब जो एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पेनल स्टैट्यूज पे अपन बात कर चुके हैं, वो सेम चीज है कि पेनल लॉज में अपन ने एग्जांपल भी देखा ना, टू बी हैंग टिल डेथ वाला, एग्जैक्टली वही केस है, इसको रिपीट किया हुआ है। क्या मॉड्यूल में था तो मैंने एज इट इज पूरा ही ले लिया, बट बाकी मीनिंग वही है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, इंटरप्रिटेशन मेरी तरफ से कंप्लीट है, आपका रीडिंग बाकी है। अब रीडिंग में जो आप क्वेरीज लेके आओगे नेक्स्ट सेशन में अपने, कल उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, बस आज इतना रखते हैं, फिर नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, कल ही देखेंगे।